आज मैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। ये आप स्क्रीन देखकर समझ सकते हो कि टुडे सेशन इज़ गोइंग टू बी ऑन द मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत लोगों को मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, और इसी के कारण बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे डेवलपर जो हैं जो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में एक तो जानते नहीं, और अगर कोई जानता है तो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल जानता है। मीन्स इफ सम सिनेरियो कम्स इन द प्रोग्रामिंग एंड एट दैट टाइम दे विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू मल्टी थ्रेडिंग का हर एक टॉपिक्स कवर करूँगा इन सेपरेट वीडियो। जैसे आज मैं बेसिक्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कवर करने जा रहा हूँ, then down the line I will be covering the thread group, and how to join the thread, how to call the thread, how to start the thread, and synchronization, try and log, executor service, volatile keyword. There are many topics, there are many concepts in the multi-threading that are very important. So we'll cover all the topics in separate video, and my priority will be to make you comfort on the interview level first, so that if interviewer is asking some questions over the multi-threading, then you can answer all the questions, so that you can be selected in your the company that you want to go. And the second priority is that since you know the concept, so I will make you comfort in the coding also, so that if some situation comes in the programming, then there you can implement the multi-threading. You can I will make you comfort implementing the executor service. I will show you with the example that how you can write the code of the multi-threading. ठीक है, so hello friends, welcome to my new learning video. Today we are going to learn basics of multi-threading. मल्टी-थ्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं मल्टीटास्किंग के बारे में डिस्कस करूंगा, और मैं ऑलवेज बोलता हूं कि जावा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ, right? Because the naming convention that is being followed in the Java is always inspired from the real life. ठीक है, सो मैं आपको मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग से पहले आपको जो मल्टीटास्किंग है रियल लाइफ में मैं उसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अगर आप कभी किसी भी जनरल शॉप में जाते हो, तो वहाँ पे अगर शाम के समय में जाते हो तो जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, राइट? देर आर मेनी कस्टमर्स इन द शॉप, राइट? एंड ऑल दे विल बी आस्किंग फॉर सम गुड्स। ठीक है, कि आपकी जब किसी जनरल शॉप में जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, एंड लेट सपोज दैट देयर आर जस्ट वन शॉपकीपर, केवल एक ही शॉपकीपर वहाँ पे अवेलेबल है। एंड अगर लेट फॉर एग्जांपल देयर आर 10 कस्टमर्स, और 10 कस्टमर एक साथ अगर बोलेंगे कि मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है, सो क्या वो शॉपकीपर जो सामान मांगा जा रहा है क्या वो समझ पाएगा कि किसको कौन सा सामान देना है? एंड विल द शॉपकीपर विल बी डिलीवर ऑल द सामान टू द कस्टमर्स? ऐसा हो सकता है क्या कि एक शॉपकीपर एक बार में सभी कस्टमर्स को सामान सर्व कर दे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता, राइट? सो उसके लिए क्या करता है कि वो डिफरेंट उसके लिए वो एक दो हेल्पर को रखता है, क्योंकि अगर एक दो हेल्पर रहेगा देन टास्क विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग दोज रिसोर्सेज, राइट? क्योंकि यहाँ पे मैं हेल्पर को बोल रहा हूँ रिसोर्स, तो जो शॉपकीपर होगा क्या एक दो और रिसोर्स को वो ऐड करेगा अपने दुकान में, एंड अगर भीड़ होगा तभी दैट कैन बी मैनेज्ड। ठीक है, सो ये हुआ तो रियल लाइफ एग्जांपल में हो गया कि शॉपकीपर इज एडिंग मोर रिसोर्सेज इन हिज शॉप, एंड इस तरीके से वो अपना दुकान चला रहा है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द सिस्टम, so then what is the definition of multitasking? The definition of multitasking is to the process doing the multiple task at the same time. ठीक है, मल्टीपल टास्क कंप्लीट करने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो जो आपका क्या होता है कि प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, और दूसरा होता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग मतलब क्या हुआ कि ये आपका फिजिकल लेवल पे वर्क होता है। ठीक है, फिजिकल लेवल पे कैसे? क्योंकि मल्टी टास्किंग जो होता है प्रोसेस बेस्ड, दैट इज कॉल्ड द मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेसर। ठीक है, जैसे अगर अमेजन, गूगल, फ्लिपकार्ट कोई भी एग्जांपल ले लो, तो उनका जो सर्वर होता है, सर्वर एक बहुत बड़े एरिया में रखा हुआ होता है, राइट?
So there are many physical servers are there are multiple processors, physical processors are there, right? So अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट कोई भी अगर आप जैसे गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हो या अमेजन पे कोई भी आप URL हिट करते हो, राइट? सो क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट जाता है किसको, अमेजन सर्वर को, एक रिक्वेस्ट जाता है गूगल सर्वर को, अकॉर्डिंगली आप किस एप्लीकेशन पे हो, राइट? तो अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट जाता है एंड दैट इज़ बीइंग हैंडल्ड। सो इतना बड़ा वेबसाइट है। सो लाइक अगर मैं आपका पर्सनल कंप्यूटर की बात करूं तो वहाँ पे क्या होता है कि केवल एक CPU होता है, राइट? तो अगर आप वहाँ पे सॉन्ग प्ले करना है, प्रोग्रामिंग करना है, अगर आपको इंटरनेट पे ब्राउजिंग करनी है, सो दैट यू कैन डू, सो दैट वन प्रोसेसर कैन हैंडल। क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर लेते हो उस समय आप प्रोसेसर के बारे में देखते हो कि कौन सा प्रोसेसर होगा, सो विद दैट योर प्रोसेसिंग विल बी फास्ट, ठीक है? सो बड़े लेवल पे क्या होता है कि देर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन से सेम रिक्वेस्ट कैन बी रिक्वेस्टेड, राइट? तो उस समय क्या होगा कि डिफरेंट प्रोसेसर विल हैंडल द रिक्वेस्ट एंड विल आंसर द रिक्वेस्ट, ठीक है? सो वो तो हुआ फिजिकल लेवल पे, ठीक है? सो फिजिकल लेवल पे क्या होगा कि मल्टी प्रोसेसर, देर आर मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है? सो मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा और समझेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट in the multiprocessing process is a smaller unit. The smallest unit in the multiprocessing is a process, ठीक है? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक समझ लो आप एक इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है? कि एक टास्क आपको दिया गया, दैट टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड, दैट इज ए प्रोसेस। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना कि इस काम को कंप्लीट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है? सो दैट इज ए प्रोसेस बेसिकली। प्रोसेस इज बेसिकली हैवी वेट एंड कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस इज हाई, ठीक है? एंड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होता है? थ्रेड पे जैसे कि हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द मल्टी थ्रेडिंग। मैं आपको मेरा जो कंप्लीट आज का वीडियो होने वाला है दैट इज़ अबाउट द मल्टी थ्रेडिंग ओनली। बट मल्टी थ्रेडिंग इज व्हाट? मल्टी थ्रेडिंग इज ए काइंड ऑफ मल्टी टास्किंग, बिकॉज द मल्टी टास्किंग इज अचीव्ड बाय द मल्टी प्रोसेसिंग और द मल्टी थ्रेडिंग। देखिए मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर इन्वॉल्व होता है, राइट? सो दैट प्रोसेसर इज फिजिकल। बट इन द मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि मल्टीपल थ्रेड्स आर इन्वॉल्व, ठीक है? तो मल्टीपल थ्रेड्स में क्या होता है? एक प्रोसेस के अंदर में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल प्रोसेस, देयर कैन बी मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है? सो थ्रेड इज ए स्मॉलर यूनिट एंड व्हाट इज थ्रेड विल लर्न लेटर, बट थ्रेड इज ए स्मॉलर यूनिट एंड थ्रेड शेयर सेम एड्रेस स्पेस। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक का अपना अलग अलग मेमोरी स्पेस नहीं होता, ठीक है? थ्रेड इज बेसिकली लाइट वेट एंड कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड इज लो, ठीक है? क्योंकि जो थ्रेड का कंसेप्ट है दैट इज ऑन द वर्चुअल लेवल। बट प्रोसेस बेस्ड में क्या होता है कि देर आर मल्टीपल प्रोसेसर इन्वॉल्व। मल्टीपल प्रोसेसर मीन्स द फिजिकल, देर आर फिजिकली सम डिवाइस दैट प्रोसेसर, देर आर सम चिप्स, राइट? सो दैट इज बेसिकली द प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग एंड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग लाइक बेस्ड ऑन द थ्रेड, ठीक है? सो मल्टी थ्रेडिंग एंड द मल्टी प्रोसेसिंग इज यूज टू अचीव मल्टीटास्किंग। So multiprocessing is purely based on the number of processors available on host of computer, ठीक है? आपका पर्सनल कंप्यूटर में बात करूं तो वहाँ पे क्या होता है? सिंगल प्रोसेसर होता है। बट अगर आप बड़े इंटरप्राइज लेवल पे बात करो सो देयर विल बी द मल्टीपल प्रोसेसर्स, ठीक है? एंड इन दैट प्रोसेसर्स that is process is the smallest unit as I told you. So process is the smallest unit and whatever you are requesting that will be treated as a process, ठीक है? सो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मेमोरी एरिया इज नॉट शेयर्ड एमंग प्रोसेस, ठीक है? एवरी प्रोसेस का सभी प्रोसेस का अलग अलग मेमोरी स्पेस होगा, क्योंकि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो दैट इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर, राइट? रजिस्टर मेमोरी। सो जितने भी इफ देर आर मल्टीपल प्रोसेसर सो डिफरेंट रजिस्टर्स आर देयर, सो दैट विल बी हैंडलिंग। सो दैट्स वाई एड्रेस इज नॉट, मेमोरी इज नॉट शेयर्ड एमंग द प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस इज हाई, ठीक है? स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस टेक्स सम टाइम। अगर आपको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना है, ठीक है, तो इसमें आपको टाइम लगता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द मल्टी थ्रेडिंग, देयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड विल बी टेकिंग लेस टाइम देन कंपेयर टू दिस मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है? नाउ Process is basically execution of a program or that has specific instructions, ठीक है?
प्रोसेस क्या होता है? इज बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम दैट हैज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। जब भी अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, दैट मीन्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोसेस, शेड्यूलिंग प्रोसेस और टर्मिनेटिंग प्रोसेस। जैसे अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शंस दिया टू प्ले सम वीडियो, यू आर डूइंग सम प्रोग्रामिंग फॉर दैट, यू आर ओपनिंग इक्लिप्स एडिटर। ठीक है। और यू आर ओपनिंग गूगल क्रोम एंड देन डूइंग सर्फिंग ब्राउजिंग। ठीक है। सो एट दैट टाइम डिफरेंट प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। सो हियर हु इज हेल्पिंग टू डू ऑल दिस थिंग्स? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सो प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सो प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। ठीक है। जैसे क्या होता है कि पीसीबी क्या होता है कि दैट कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस। जैसे अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे हो, यू आर ओपनिंग वीएलसी मीडिया प्लेयर टू प्ले सम वीडियो, you are opening Eclipse editor to do some coding, you are opening Google Chrome to do some browsing, so at the same time you have clicked। ठीक है। तो क्या हुआ कि which editor, Chrome और VLC media which one will open first, so that you cannot decide। You can only give the some instructions, you can ask to initiate some process, but that will be handled by the process control block only। ठीक है। A process can be divided into sub process, that is also called child process। जैसे कि अगर आपने कोई एक प्रोसेस इनिशिएट किया, सो ऐसा नहीं है कि दैट प्रोसेस विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब प्रोसेस। इंटरनली उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए the processor will divide that process into different sub process also। ठीक है। so this is a concept about the multitasking or the multiprocessing। ठीक है। so this multitasking was about the multiprocessing। now we will learn about the multithreading। so for that multithreading we'll start the learning thread। ठीक है। once you got to know about the thread, then you will be able to understand that how the multi-threading is working। ठीक है। so thread is basically part of process। जैसे अगर मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि you have to run this program, ठीक है, you have to open this editor, तो क्या होगा कि एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट। सो दैट प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस एक टास्क को कंप्लीट करना इज कॉल्ड अ प्रोसेस। ठीक है। तो मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करना इज द मल्टीपल प्रोसेस। ठीक है। सो एक प्रोसेस का जो टास्क कंप्लीट करने में देयर कैन बी यूज द मल्टीपल थ्रेड्स। सो थ्रेड इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस। सो इफ समवन आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ थ्रेड, then you can simply say that thread is basically part of process or the smallest unit of process, which means a process can have the multiple threads। ठीक है। सो थ्रेड क्या हो गया कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑफ प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है। थ्रेड इज लाइट वेट बिकॉज ये वर्चुअल होता है। ऐसा तो है नहीं कि फिजिकली इसमें क्या नाम है हमें थ्रेड को स्टेबल इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। ऐसा तो होता नहीं है। थ्रेड इज लाइट वेट। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन थ्रेड इज टेकन लेस टाइम कंपेयर टू प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना हो देन दैट विल टेक मोर टाइम। बट अगर आप विद इन थ्रेड्स स्विच करना चाहते हो, बिकॉज इन ए प्रोसेस देयर कैन बी मल्टीपल थ्रेड्स, इनसाइड दैट इफ यू आर स्विचिंग then that will not take much time। so that is basically context switching takes less time compared to process। so thread is basically a part of process or the smallest unit of process। ठीक है। ये तो डिफिनीशन हुआ। अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है then you can simply say this। you can explain the other thing also, like how you can create thread, how you by explaining the life cycle of thread also। so we will learn all these things in today's video। ठीक है। so what is thread? thread is basically part of process or a smallest unit of process। ठीक है। now so मैं अभी आपको थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। so now थ्रेड लाइफ साइकिल, जैसे मैं अभी आपको एक बात कर रहा हूँ कि थ्रेड क्या है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस है। ठीक है। what will be the life cycle of that thread, how the task will be completed, when we will understand that the thread has been created or started or terminated। so that we will understand in this diagram।
you can see that I have written the steps like the new is telling that when you create a thread, that thread is basically in the new state, ठीक है. सो इस एक जो सर्कल आप यहाँ पे देख रहे हो, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट एज ए स्टेट. तो जब भी आप थ्रेड क्रिएट करते हो तो क्या होता है कि वो न्यू स्टेट में जाता है, ठीक है. सो व्हेन यू कॉल द स्टार्ट मेथड टू स्टार्ट दैट थ्रेड, एट दैट टाइम इट गो टू द रनेबल स्टेट, ठीक है. सो जब आप थ्रेड क्रिएट करते हो तो क्या होता है कि थ्रेड न्यू स्टेट में होता है. हाउ विल क्रिएट द थ्रेड, विल लर्न, जस्ट राइट अवे विल लर्न, ठीक है. सो जब आप थ्रेड क्रिएट करते हो तो दैट थ्रेड इज इन द न्यू स्टेट. सो this new runnable running these are the state, okay. So when you are creating a thread that is in the new state, जब आपने थ्रेड को क्रिएट किया तो न्यू स्टेट, ठीक है. जब आप उसके बाद थ्रेड को क्रिएट करने के बाद when you will call the start method, then that will go to the runnable state, ठीक है. जब रनेबल स्टेट में आ गया तो आपका कंट्रोल वहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है. यू कैन नॉट मैनेज द थ्रेड दैट दिस थ्रेड लाइक for example thread 0 will calculate 2 numbers. You cannot say that thread 0 will do that one. Maybe thread 1 will do that. So which one is available, which one will work, that is decided by thread scheduler, not by us, ठीक है. जैसे प्रोसेस में क्या था कि that was handled by the PCB, process control block, ठीक है. In programming it is handled by the thread scheduler. सो हमारा काम क्या होता है, टू क्रिएट थ्रेड देन टू स्टार्ट थ्रेड. मतलब न्यू से रनेबल में हमने पहुंचा दिया. अब नाउ दैट थ्रेड इज एबल टू रन, सो दैट इज द रनेबल थ्रेड, ठीक है. आफ्टर दैट थ्रेड विल रन और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है. व्हाट विल बी द intermediate steps after the running, I don't know, means that that depends upon the situation, like how many threads are there. So once thread reach to the runnable state, then our control is lost. Now thread scheduler will schedule that thread to run, ठीक है, in simple words. So जब runnable state में आ गया, then if everything is good and that thread is called, then it will go to the running state, ठीक है. runnable से non runnable में डायरेक्ट नहीं जाएगा. जब थ्रेड स्टार्ट्स रनिंग, ठीक है, रनिंग जब थ्रेड हमारा रन कर रहा होता है, उस समय अगर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, लाइक टू स्लीप मेथड, आई एम कॉलिंग स्लीप मेथड टू रेस्ट, ठीक है. जब अगर मैं उस थ्रेड के ऊपर मैं स्लीप मेथड कॉल करता हूँ या फिर वेट मेथड कॉल करता हूँ, ठीक है, या फिर दैट थ्रेड इज रनिंग एंड वेटिंग फॉर सम लॉग, क्योंकि अगर मान लीजिए अदर थ्रेड किसी रिसोर्स पे एक्ट कर रहा है, then will not be able to get that lock and you will not be able to run. So at that time that thread will go to the non runnable state, ठीक है. जब non runnable state में आ गया, then again task of thread scheduler is that how to pick that thread, ठीक है. So जब आप notify all कॉल करते हो, at that time thread will go to the runnable state. अब कौन सा थ्रेड जाएगा runnable state में, let's say there are 10 threads in the non runnable state, ठीक है. So कौन सा thread will go to the runnable state when you will call the notify or notify all, that depends upon the thread scheduler, ठीक है. So all control, all execution of thread is being managed by thread scheduler only, ठीक है. So अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है, so we created a thread, we started that thread, then it is come to the runnable state, that is running. When thread is working, so that will the state of that thread will be called running, and once the task is done, then that thread will be terminated. So this is a simple life cycle of a thread, from new to runnable, runnable to running to terminated, ठीक है. But whatever if there are multiple threads, then the mechanism happens between the runnable to running,
at multiple times from running thread can go to the non-runnable state, from non-runnable to runnable, and from runnable to running. This circle, this way thread runs. This way thread is being managed. जब जब जौन सा रिसोर्स खाली रहेगा, जौन सा थ्रेड अवेलेबल रहेगा, थ्रेड शेड्यूलर विल उसको काम पे लगाएगा, और फिर उसके बाद वंस द टास्क इज डन थ्रेड विल बी टर्मिनेटेड. ठीक है. सो दिस इज ए कंप्लीट लाइफ साइकिल. जब मेरा मेन थ्रेड खत्म होगा, मीन्स द थ्रेड दैट इज द टास्क इज असाइंड टू द थ्रेड, एंड इफ दैट टास्क इज कंप्लीटेड the daemon thread will automatically terminated. Once the main thread is terminating, the daemon thread will be by default terminated. We will learn about the daemon thread in another video, but for now just understand that daemon thread is a supporting thread. ठीक है. Now since we discussed about the life cycle, and the first state is the new state. New state means how you can create a thread. So thread is created, there are two way to create thread. ठीक है. A thread is created using implementing runnable interface or created by extending thread class. अगर आपको थ्रेड क्रिएट करना है तो आपको रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा इन योर क्लास. ठीक है. या फिर आपको थ्रेड क्लास एक्सटेंड करना होगा टू क्रिएट ए थ्रेड. ठीक है. जब आप या तो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे या एक्सटेंड करोगे थ्रेड क्लास को, इनसाइड दैट क्लास यू हैव टू ओवरराइड द रन मेथड. इनसाइड द रन मेथड ओनली you give the behavior, you give the task of you will define the task that what thread will do. ठीक है. So whatever the task you are going to do, that will be defined inside the run method. So now we will learn with the example that how we can create thread using runnable interface, and how we can create using by extending thread class. ठीक है. And what is the difference between runnable and the thread class also. Here you can see that कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ थ्रेड क्रिएशन एग्जाम्पल. ठीक है. दिस क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. ठीक है. सो अगर आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सो देयर इज जस्ट वन मेथड इनसाइड द रनेबल, दैट इज रन मेथड. इस इंटरफेस में केवल एक ही मेथड होता है, दैट इज रन मेथड. अगर आपको थ्रेड क्लास का और कोई मेथड इम्प्लीमेंट ओवरराइट नहीं करना है इन योर थ्रेड क्रिएशन एग्जाम्पल, देन यू कैन यूज रनेबल इंटरफेस. ठीक है. सो यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा. सो थ्रेड क्रिएशन एग्जांपल यहाँ में क्या किया, इंप्लीमेंट रनेबल इंटरफेस. अगर मुझे थ्रेड क्रिएट करना है देन आई विल हैव टू इंप्लीमेंट रनेबल इंटरफेस. ठीक है. जब रनेबल इंटरफेस को मैं इंप्लीमेंट करूँगा, देन हियर यू कैन सी दैट इट विल आस्क मी टू अनइम्प्लीमेंट एट द अनइम्प्लीमेंट मेथड. अनइम्प्लीमेंट मेथड एड अनइम्प्लीमेंट मेथड इज द run method only. ठीक है. Here you can see that run method is coming. So this is the run method that I have defined over here, and inside this run method I am simply printing that which thread is running, what is the ID of that thread. That just I am printing that thread ID is created. ठीक है. ID is always unique. ID is handled by the thread scheduler. Thread scheduler will get to know about the will always handle by the thread ID. ठीक है. We can change the name of thread, we can get the name of thread. ठीक है. But we cannot change the ID of thread. So here you can see that I am inside the run method I am simply written thread.current thread.getID. मतलब थ्रेड क्लास का मैं करंट थ्रेड मेथड यूज़ कर रहा हूँ टू गेट द करंट थ्रेड. ठीक है. और इस करंट थ्रेड से आई कैन एक्सेस द गेट आईडी, आई कैन एक्सेस द गेट नेम. हियर यू कैन सी देयर आर मेनी गेट नेम, गेट प्रायोरिटी, गेट स्टेट. सो ऑल दीज मेथड्स आर डिफाइंड इनसाइड द थ्रेड क्लास ओनली. ठीक है. तो मैं यहाँ पे भी गेट आईडी को रख रहा हूँ. So inside this run method I am simply getting the get ID
and printing that id has been created, that thread id has been created. ठीक है. So this is one way. Once I just by implementing the runnable interface or by doing this piece of code, you are thread is not created. ठीक है. This is simply you have given the behavior that if you are asking to run a thread, then what piece of code will run. ठीक है. So thread create करने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. थ्रेड ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू थ्रेड, एंड इनसाइड दैट आई एम creating the object of thread creation example. Here you can see that. So to create a thread, अगर आपको एक थ्रेड क्रिएट करना है, so first step is that you have to create a class that will be implementing runnable interface. Then you have to create an object of thread class. Here you can see that I am writing new thread. ठीक है. So to create a thread, you have to create an object of thread class. Inside that thread class, I am passing the object of the class that is implementing runnable interface. ठीक है. आप चाहो तो आप इस क्लास में, जैसे मैंने यहाँ पे थ्रेड डेमो में, इसमें भी आप रनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनसाइड द मेन मेथड आई एम सिंपली क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास एंड पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्रिएशन एग्जाम्पल, है ना. आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड पासिंग एज पैरामीटर टू द थ्रेड. So the constructor will be called having one parameter. ठीक है, that will take the parameter as an object. Now अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने थ्रेड क्रिएट किया, अब इसका स्टेट क्या है, थ्रेड क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कंफर्मेशन कैसे होगा. इसका कंफर्मेशन आप इसका स्टेट को देखकर कर सकते हो कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड, राइट. सो दिस इज थ्रेड ऑब्जेक्ट, एंड सिंस आई एम क्रिएटिंग थ्रेड यूजिंग द रनेबल इंटरफेस, so I have created separate class and inside that class I am implementing runnable interface and passing that object. ठीक है. Now I am going to run this program just to check that is thread created or not. If thread is created, then it will print new state. ठीक है. Otherwise it will not print the new state. See, thread new is coming, right, but you can notice that still the run method is not called. It's not printing that what thread id has been created. ठीक है. Till now I am not able to print this get id, that means this run method is not called, right. Now since the thread is created, since you can see that new state is being printed over here, right. So once the thread is created, my task, my control point will be only to start that thread. That thread will run or not. ठीक है. How much task that thread will do, I don't know. We do not have any control. That will be controlled by the thread scheduler only. But here I am going to call now object start. Just I am calling this start method to start that thread. ठीक है, ताकि मेरा run method कॉल हो सके. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि I am not calling the run method. ठीक है. यहाँ पे क्या है कि रन मेथड है ना. रन मेथड के अंदर में मेरा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंटिंग किया हुआ है. सो आई एम नॉट गोइंग टू कॉल रन मेथड, आई एम सिंपली कॉलिंग द स्टार्ट मेथड. सो जस्ट रिमेंबर दैट टू स्टार्ट एनी थ्रेड यू हैव टू कॉल स्टार्ट मेथड, नॉट रन मेथड. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया. नाउ आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू चेक that my thread has reached to runnable state or not, means my thread is able to run or not. ठीक है. सो मैं अब थ्रेड को, अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ. सो हियर यू कैन सी दैट
first it was line number 7, it was printing the state new. Then I called the start method. Since I called the start method, since here you can see that I am printing the state, so it is runnable. ठीक है. Now this thread dot current thread dot get id. ठीक है. So यहाँ पे क्या हो गया कि that output is coming that thread 10 is created. ठीक है. So this is the id thread 10. 10 is the id. ठीक है. Created. If I try to get name, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ कि मुझे इसका नेम क्या मिल रहा है थ्रेड का, वो क्या है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं. नाउ अगेन वी विल रन दिस प्रोग्राम. थ्रेड 0 इज क्रिएटेड. ठीक है. अगर आप दोनों चाहते हो प्रिंट कराना, देन आप दोनों चीज प्रिंट करा सकते हो. थ्रेड आईडी, थ्रेड आईडी 10. ठीक है. थ्रेड आईडी 10 क्रिएटेड. थ्रेड गेट नेम थ्रेड 0 क्रिएटेड. ठीक है. नाउ so this way I can create a thread using runnable interface. So what I did, again I am just summarizing that I created a separate class that is implementing runnable interface, and since I am implementing runnable interface, obviously I must have to define the run method. ठीक है. So inside this run method I am printing this id and name. ठीक है. And in the main method I am creating one object of the thread class, and inside the thread class I am passing the parameter of the class that is implementing runnable interface. So this is the object. But if I ask that I want to do in same class only, ठीक है, तो मैं आपको इसमें since यहाँ पे मैं implement कर रहा हूँ runnable interface, now I am going to create main method public static void main. आप या तो दोनों जगह सेपरेट भी क्रिएट कर सकते हो और सेम क्लास में भी कर सकते हो. तो मैंने आपको सेपरेट करके बताया. अब मैं आपको सेम में भी बता दे रहा हूँ कि क्या कर सकते हो. आप करना वही है जो मैंने वहाँ पे किया. इनसाइड द मेन मेथड आई विल बी क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट थ्रेड ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू थ्रेड. Inside the new thread I will be passing the object of thread creation example. The same line new I called. So now if I want to check the state, sys out obj dot get state. ठीक है. Now let's run this program. Thread is new. So now you can understand that if you want to create a thread, then you can simply implement runnable interface. After implementing runnable interface, you have to give the run method. Inside the run method, you can give the definition or the behavior of run method. That is what thread will do. And inside the main method you have to create object of thread class and have to pass the object that is implementing runnable interface, and then you can the thread will be created. Then after that you can call the start method. Once you call the start method, then only thread will reach to the runnable state and your thread will be ready to run. Thread scheduler will pick the thread only then, otherwise it will not pick. If you do not call the start method, then thread scheduler will not pick the thread that you have created. If so this is how we can create the thread using the runnable interface. Now अगर मुझे क्या करना है कि like let's say the multiple threads I have to create. अगर multiple threads I have to create, then what can I do? Either I can write these lines 10 times. अगर मुझे 10 थ्रेड क्रिएट करना है, then I will
write this method 10 times or I can run a for loop. So मैं यहाँ पे for loop रन कर रहा हूँ, calling this thread object equal to new thread object I am creating, passing the thread creation example that is implementing runnable interface. ठीक है. सो यहाँ पे फिर क्या होगा कि देन आई एम कॉलिंग द स्टार्ट मेथड. अब क्या होगा कि नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस मेथड. आई विल जस्ट शो यू द आउटपुट दैट व्हाट विल हैपन. जो थ्रेड क्रिएशन होगा वो सिक्वेंसली क्रिएट और सिक्वेंसली रन नहीं करता. ठीक है, वो आपको समझ में आएगा अभी. यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्या है कि मैंने इसमें क्या क्या प्रिंट करा है. थ्रेड आईडी. ओके, थोड़ा सा इसको पढ़ने में आसानी हो मैं इसलिए ऐसा लिख देता हूँ. यहाँ पे एक और लाइन प्रिंट करता हूँ, सेस आउट. ठीक है. अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि आई हैव टू क्रिएट 10 थ्रेड. अगर मुझे 10 थ्रेड क्रिएट करने बोला गया देन इधर आई कैन राइट दिस पीस ऑफ कोड 10 टाइम्स या फिर मैं एक लूप रन करूँगा एंड दैट लूप विल क्रिएट 10 थ्रेड. ठीक है, तो मैंने एक लूप क्रिएट किया, एक लूप मैंने लिखा और यहाँ पे एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाया. थ्रेड ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू थ्रेड. इनसाइड दैट आई एम शेयरिंग द सेम ऑब्जेक्ट. यू कैन सी दैट आई एम नॉट क्रिएटिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, एंड इनसाइड दैट आई कैन पास ऑब्जेक्ट. सो हियर आई क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास दैट इज इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस एंड दैट ऑब्जेक्ट आई एम शेयरिंग. आई एम नॉट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स ऑफ द क्लास दैट इज इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन डिफरेंस दैट इफ you are using the runnable interface then you can share the object of class that is implementing runnable interface. ठीक है, so one object will be created only and 10 thread object will be created with that. ठीक है, now let's run this program. Okay, so here you can see the output that thread id 10 and thread id 0 is created. ठीक है, so thread id 10 and thread id 0 and thread 0 is created, and then here you can compare thread id 10, the line number 8 thread id 10, and at line number 9 thread 0 is created. Thread 0 is the name. ठीक है, और this 10 is the id and then equal, and here you can thread id 14 thread 4, thread id 15 thread 5, thread id 11 thread 1, thread id 16 thread 6, thread id 12 thread 2, thread id 13. Then here you can see that one interesting thing has happened. Thread id, which thread was called first. Here you can see that thread id 13 was created, but at that time then execution called for the other thread. That thread went to the waiting or sleeping. ठीक है, internally that was handled. Then here you can that thread 3 is created. Then thread 18 8 17 7. So you cannot decide the order of creating thread. If I will, here you can see that 10 and 14, the first id was 10, second id was 14, right? Now let me run this program again. Sorry, let me run this program again. See, thread id 10, thread id 11, then thread 0 is created. Means order is not decided, right? अगर मैं दोबारा रन करूँगा then again output will change. So you cannot control the order. Yes, you can give some instruction like the priority that which thread should run,
and you can join the thread, like you can you can write, you can make sure that thread 1 should run first, thread 2 should run after that. So that can happen, that we can do. But if we are doing nothing, simply starting the thread by creating, then which thread will run first, which thread id will be created, you cannot decide that one. ठीक है. Now let's this was about the the creating thread using the runnable interface. Now let's create the thread using thread class. ठीक है. अब thread class के थ्रू कैसे create करना है? So here I have created one class, that is extending thread class, and inside that simply I am printing this line, the which thread name, which thread is created. Okay, and after that I am simply printing this equal as a separator. ठीक है. Now once I created a class, I can do the thread creation in the same class also. Let me do over here only, like here public static void main string args. Then I will have to create the object of this class, obj dot start न्यू. ठीक है. यहाँ पे भी मैं आपको इसका स्टेट प्रिंट करके दिखा सकता हूँ. sys out obj dot get state. ठीक है. and after starting the thread, the state will be runnable, so that I can get from object dot get state. ठीक है. now I'm going to run this program. See, new 16 number line, it is printing new, then it's runnable, then thread 0 is created, right? Thread 0 is created and then equal separator. ठीक है. अगर अब मुझे यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया, अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करना हो तो मुझे क्या करना होगा? आई विल हैव टू क्रिएट 10 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस, राइट. अगर मुझे 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, देन आई विल हैव टू राइट दिस लाइन 10 टाइम्स, राइट. तो क्या होगा कि जब मैं, इसका मतलब क्या होगा कि आई एम क्रिएटिंग 10 ऑब्जेक्ट्स ऑफ माई क्लास, राइट. नाउ या तो मैं इसको फॉर लूप लगा के भी लिख सकता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस. ठीक है. एंड देन इनसाइड दैट आई कैन राइट दिस कोड. ठीक है. लेट्स रिमूव दिस वन. So this way I can object one, I can create multiple threads and that will run this piece of code. ठीक है. See, but विच लाइन, अगर ऐसा नहीं होता कि अगर रन मेथड में एक पीस ऑफ कोड रन कर रहा है वन थ्रेड, देन अदर थ्रेड विल नॉट स्टार्ट रनिंग. सो दिस थ्रेड कैन गो ऑन स्लीपिंग एंड अदर थ्रेड कैन रन ऑल्सो. सो दैट्स वाई द ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड. दैट्स वाई the output that you are seeing over here, that every times you will be running this program, you will get the different output. ठीक है. So this was the creating thread object by extending thread class. So here I have created the main method, but I can do, if I have to do one more thing I am just showing you. This is just different way of writing. I can directly I can create the thread and I can start the thread in one line also. This is the same thing, okay. Just whatever I did just earlier is the same thing, just एक लाइन में मैं यहाँ पे इसको लिख कर रन कर दिया. ठीक है. ओके.
ये तो हुआ कि सेम प्रोग्राम में, मतलब द क्लास दैट इज एक्सटेंडिंग थ्रेड, इन दैट ओनली आई एम क्रिएटिंग द थ्रेड ऑब्जेक्ट। अदर जगह पे भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। हियर यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड वन फॉर लूप एंड इनसाइड दैट आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड creation extending example, thread example. I am calling this object and simply calling the start method. So this way you can also create a thread. So I just explained two way to create thread, that is the by implementing runnable interface और by extending thread class, ठीक है। सो इंटरव्यू में जनरली ये पूछा जाता है कि ये दो तरीके क्यों, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई और मेथड ओवरराइड नहीं करना है, जैसे अगर मुझे केवल रन मेथड ही ओवरराइड करना है, ठीक है, तो उसमें आपको यू शुड नॉट एक्सटेंड थ्रेड क्लास, क्योंकि अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो थ्रेड क्लास देन यू कैन नॉट एक्सटेंड एनी अदर क्लास, राइट, बिकॉज ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रॉब्लम, राइट। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस, ताकि अगर कोई और क्लास को एक्सटेंड करना हो तो कर सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। और क्या हो कि अगर रनेबल इंटरफेस किया तो हम लोग के पास केवल रन मेथड ही है ओवरराइड करने के लिए। वी डू नॉट हैव एनी अदर मेथड, वी कैन नॉट ओवरराइड द अदर थ्रेड क्लास मेथड्स, ठीक है। अगर मुझे और भी अदर मेथड्स को बिहेवियर चेंज करने के लिए ओवरराइड करना पड़ रहा है, देन एट दैट टाइम वी शुड यूज एक्सटेंड थ्रेड क्लास। बट जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने सिर्फ केवल एक मेथड को ओवरराइड किया है, ठीक है, मैं यहाँ पे केवल एक मेथड को ओवरराइड किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मुझे आई शुड नॉट एक्सटेंड दिस थ्रेड क्लास, ठीक है, आई शुड इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस, क्योंकि मेरा यहाँ पे और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर मैं रनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट करूँगा देन आई कैन एक्सटेंड एनी अदर क्लास अकॉर्डिंग इफ द नीड कम्स। So this is the two main difference that I am pointing right now. So in interview you can explain, you can say these reasons. So this was the creating thread. Here I have listed the thread state. In thread state here you can see that new state, runnable state. So today I show you that new state. Once you are creating any state, when you are creating any thread, then that thread goes to the new state. Once thread creation is done, then it goes to the runnable state. When it is going to the runnable, when you are calling the start method. जब आप स्टार्ट मेथड कॉल करते हो थ्रेड के ऊपर में, तब आपका क्या होता है कि रनेबल स्टेट में जाता है, राइट। ब्लॉक्ड स्टेट, जब अगर आपका जैसे कि अगर सम लेट्स से देयर आर 10 थ्रेड्स एंड वन थ्रेड इज रनिंग वन वर्किंग वन, अगर लेट्स से देयर आर 10 थ्रेड्स, अगर एक थ्रेड किसी दूसरे ब्लॉक को रन कर रहा है, अगर कोई पीस ऑफ कोड रन कर रहा है, देन अदर थ्रेड विल नॉट गेट दैट लॉक। सो will not get the lock means that thread will be blocked. जब अगर let's say thread 1 is running, अगर thread 1 का काम खत्म होगा तभी thread 2 will get the resource to run, तो तब तक क्या होगा thread 2 is blocked. So अगर मैं thread 2 का state get करूँगा then that you will get the blocked state. अगर आप wait method call, आपने wait method call किया for a thread, सो उसमें क्या होगा कि वो थ्रेड किस में चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में। अगर उस समय आप स्टेट प्रिंट करोगे देन वेटिंग स्टेट यू विल सी। टाइम्ड वेटिंग, अगर आपने कोई पैरामीटर जैसे टाइम पैरामीटर देकर आपने वेट मेथड कॉल किया देन दैट स्टेट विल बी कॉल्ड टाइम्ड वेटिंग स्टेट। टर्मिनेटेड, अगर थ्रेड टर्मिनेट हो गया, टास्क डन हो गया, देन इट विल बी टर्मिनेटेड, सो दैट इज बेसिकली द टर्मिनेटेड स्टेट। सो these states belongs to the life cycle. So you can remember the life cycle that when you are creating any thread, then that goes to the new state. Once your thread is created and you are calling a start method, then it goes to the runnable state. And after the runnable state, thread scheduler will pick the thread to run. जब अगर thread का running काम complete हो जाएगा तो from running state to it will go to the termination means terminated state. और runnable से running state के बीच में सारा गेम होता है, that means blocked waiting, timed waiting, these states will come there. Okay, so here I have listed the difference between runnable and the thread class.
So when we extend thread class, then that class cannot extend any other class, as Java does not implement multiple inheritance. That I told you just right away, right? So when we extend thread class, each of threads creates unique object. While if we create thread using runnable interface, then same object can be shared among the multiple thread. ठीक है, वो भी मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया. If you have to implement run method only, then runnable interface is good enough. But if you have to then runnable interface is good enough. But if you have to override other method or variable, then thread class can be used. ठीक है, अगर आपको केवल रन मेथड इंप्लीमेंट करना है, देन यू शुड यूज रनेबल इंटरफेस. अगर आपको और भी थ्रेड बिहेवियर में कुछ ओवरराइडिंग करना है, देन यू कैन यूज एक्सटेंड द थ्रेड क्लास, बिकॉज रनेबल इंटरफेस के पास केवल एक ही मेथड है, दैट इज रन मेथड. So these are the questions that is asked in the interview for the multi-threading from the basics of multi-threading. ठीक है, so what is multi-threading, what is the process and thread, what is the difference between them, explain the thread life cycle, how to create thread, that extending a thread class or by implementing runnable interface, how to get thread ID or name, difference between runnable interface and thread class, can we start thread twice. Okay, I have not covered this one. So can we start the thread twice? No. If you are calling calling the start method 2 times, then you will get thread state exception. Here you can see that I am creating a thread using the implementing runnable interface, right? Because this is the class that is implementing runnable interface, and then I am calling the state, then calling the start method, then getting a state. Let's say I am calling the start method again, object.start. Here you can see that no compilation error, right? But when I will run this program, then what will happen? It will throw exception, thread state illegal thread exception, right? Here you can see that new runnable thread ID 0, exception in thread 1, thread 0 created, illegal thread state exception. So you cannot start same thread twice or more than once. ठीक है? Can we call run method directly? Yes, we can call run method directly, but the different threads will not be running. That means अगर main thread run कर रहा है, then only thread stack will not change overall, to say that, because हर एक thread का एक अपना stack होता है, that is called the thread, that is called the stack memory also. मैंने जब भी आर्किटेक्चर वीडियो में बताया था आपको कि वहाँ पे एक for every thread there is a different stacks, right? तो क्या होता है कि अगर आप run method को डायरेक्ट रन करोगे तो वो ऐसा नहीं है कि 10 threads are running, ठीक है? वो एक ही मेथड एक ही थ्रेड इज कॉलिंग दैट मेथड 10 टाइम्स. जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि लूप में आपने फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मैं यहाँ पे लूप में थ्रेड क्रिएट करूँगा, ठीक है? एंड आई एम कॉलिंग द स्टार्ट मेथड इन द लूप. दैट मीन्स फॉर एवरी थ्रेड इट विल बी run method will run, right? This is running, right? Here you can see that. So object dot get state, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, I am not calling the start method. I am simply creating the object of thread example. Then I am calling the object dot run. I can call, right? Now if I will run, then it will simply run also, but thread main created, ठीक है? Thread 1 and thread 2, if I will call these methods in loop or int I equal to 0, I less than 10, I plus plus. अब इसका मतलब क्या हुआ
अभी क्या मैंने आपको रन करके दिखाया था कि 10 ऑब्जेक्ट्स वाज गेटिंग क्रिएटेड, राइट, 10 थ्रेड्स, राइट, बट नाउ thread main created, thread main, thread main, thread main, thread main, thread main, right? Means I can call the run method, but it will not create the 10 threads. The thread that is running will simply, that will be printed. But अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि अगर थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ, ठीक है, चलिए मैं इसी को एडिट कर देता हूँ, थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, and inside that I am passing the object of thread creation example because this is implementing runnable interface, right? So यहाँ पे मैंने कर दिया, and then I will not call the run method directly. Here I will call the start method. So अब क्या हुआ कि thread run करेगा, multiple threads will be created. See? Now this time it's not like main thread is calling, right? So now you can understand that you can call the run method directly, but at that time only main thread will be printing. But if you call the start method, then actual thread will be created, and that thread, if I will not call the start method, then what will happen? I can call the run method object dot run, right? Because here I have created the thread object, right? Thread class I have the run method, so I can call the run method, and also I have overridden over here, so this will be printed. So what you understand? What object will be created? See, always it's main thread, ठीक है? Until unless I will call the start method, it will not create the 10 threads. All time it will be the main thread only, ठीक है? So I hope I have explained that you can now remember that how you can create a thread. Can we call the start method twice? Can we call the run method directly? You can easily answer this these questions. So I believe now you are able to understand that how you can create thread and how you can get the state of the thread life cycle, right? And if you have any questions regarding thread, the topics that I have covered today, if you have any questions about that, then please comment in comment box. I will try to answer your questions. And please don't forget to subscribe my channel and share to your friends also, so that they can also learn. Thank you.